देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा अच्छा, हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट कर रहे थे, जहां पर हम लोगों ने जॉइंट प्रोडक्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा कि अगर जॉइंटली बहुत सारे प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनका कैसे हम लोग जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करें, वो कंप्लीट किया था हम लोगों ने। आज हम लोग करेंगे ये वाला बाई प्रोडक्ट क्या होता है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे। तो बाई प्रोडक्ट, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बार बार एक पॉइंट बोला था कि जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का बात मेन ये होता है कि एक इनपुट दे रहे हैं, मतलब इकट्ठा एक ही खर्चा कर रहे हैं। लाइक 10,000 का हम लोगों ने खर्चा कर लिया, जिसमें मान लो रॉ मटेरियल हो गया 5,000 का, लेबर हो गया 2,000 का, ओवरहेड हो गया मान लो 5,000, ऐसे करके 10,000, और इससे आउटपुट हम लोग का एक से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, हम लोग सोचे थे एक ही आउटपुट आएगा, लेकिन बहुत सारा आउटपुट आ रहा है। अब सबका इकोनॉमिकल वैल्यू अगर कम या ज्यादा हो सकता है, सेम है ऐसा जरूरी नहीं है। जिसका इकोनॉमिकल वैल्यू सबसे कम होगा उसी को हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। ये मतलब एक लाइन में अगर बाई प्रोडक्ट बोले क्या होता है, तो ये इसी से हमें ये जीस्ट है, इसी चीज को घुमा फिरा के बोला है विद एग्जांपल्स। तो देखो, the term byproduct is sometimes used synonymously with the term minor product। minor मतलब minor in the sense value के हिसाब से minor मतलब ignorable चीज हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, the byproduct is a secondary product which incidentally results from the manufacture of a main product। main product को manufacture करते हुए incidentally मतलब उसी प्रोसेस में चलते, मतलब उसी प्रोसेस को परफॉर्म करते करते अगर कोई प्रोडक्ट आ जाता है, सेकेंडरी प्रोडक्ट आ जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। byproduct are also produced from same raw material and same process operation, but they are secondary result of operation। तो सेम ऑपरेशन हो रहा है, सेम एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है, और उससे हम लोग का बाई प्रोडक्ट जो है ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। इसके लिए हमें अलग कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल से ही समझ में आएगा, ये देखो जैसे शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री में क्या होता है, शुगर केन से जो शुगर बनता है तो उसमें शुगर प्रोड्यूस करना मेन मतलब मेन प्रोडक्ट है। शुगर का जो डिमांड है वो मार्केट में ज्यादा है, तो शुगर जो है वो मेन प्रोडक्ट है। जबकि इसके साथ साथ मोलासिस यानी कि गुड़ भी प्रोड्यूस हो जाता है, जबकि मोलासिस का वैल्यू उतना नहीं है मार्केट में आज के डेट पे, तो ये क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो शुगर इंडस्ट्री, शुगर इज मेन प्रोडक्ट एंड मोलासिस इज अ बाई प्रोडक्ट। जबकि शुगर प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसमें कोई अलग हम लोग प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं फॉर मोलासिस, ये ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ आ रहा है। ठीक है, ये हो जाता है मोलासिस। जैसे अगर देखो तो कि अगर मतलब जो मट्ठे से मतलब मक्खन होता है, मट्ठा मतलब जो घोल बोलते हैं जिसे दही जमा जमा के, ठीक है, दही का मलाई जमा के उसको फिर उससे जब हम लोग मक्खन निकालते हैं तो मक्खन ऊपर आ जाता है, और जो नीचे जो रहता है दही मतलब जो घोल रहता है, जो छाछ रहता है वो नीचे रह जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब क्योंकि मक्खन का वैल्यू ज्यादा है तो वो डिमांडिंग ज्यादा है, तो वो हम लोग का मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। जबकि जो नीचे छाछ रह गया वो बाई प्रोडक्ट हो गया, लेकिन उसके लिए हमने कोई प्रोसेस नहीं किया। मेन प्रोसेसिंग तो मक्खन निकालने का ही हो रहा था। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ छाछ नीचे रह गया, दैट इज द बाई प्रोडक्ट। इन कोक ओवन, कोक ओवन में क्या होता है, देखो गैस एंड टार आर इंसिडेंटली प्रोड्यूस इन एडिशन टू द मेन प्रोडक्ट कोक। कोक का प्रोडक्शन करते हुए गैस और जो टार ये सब जो इंसिडेंटली मिल जाता है, ये सब क्या है, ये सब बाई प्रोडक्ट है। गैस एंड टार आर देयरफॉर ट्रीटेड एज बाई प्रोडक्ट। दिस माइनर सेकेंडरी प्रोडक्ट, ये सब माइनर छोटा मोटा चीज है या फिर सेकेंडरी प्रोडक्ट, क्योंकि जो हम लोग जिस चीज का मतलब जिस चीज को सोचते हुए हम लोग प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, जैसे हमें कोक चाहिए, ठीक है, या फिर हमें शुगर चाहिए, या फिर हमें बटर चाहिए, मक्खन चाहिए, तो ये जो है ये मेन प्रोडक्ट है, उसके साथ कुछ आ जा रहा है सेकेंडरी प्रोडक्ट। हैव सेलेबल और यूजेबल वैल्यू। तो जो आ रहा है सेकेंडरी प्रोडक्ट उसका हो सकता है कि कोई सेलेबल वैल्यू है, मतलब मार्केट में बिक जाए, या फिर उसे हम लोग इंडस्ट्री में ही यूज कर ले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एंड आर इंसिडेंटली प्रोड्यूस्ड इन एडिशन टू द मेन प्रोडक्ट। तो सेकेंडरी प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट उसी को बोलेंगे जो इंसिडेंटली मेन प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ ऑटोमेटिकली आ जा रहा है हमारे पास, और जिसका कोई सेलेबल वैल्यू हो सकता है या फिर कोई यूजेबल, अगर बिकेगा नहीं तो हम लोग खुद यूज कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था बाई प्रोडक्ट आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेम रॉ मटेरियल। सेकेंड, हाँ, the main difference between the joint product and byproduct is that there is no intention to produce the byproduct while the joint product are produced intentionally। जो ज्वाइंट प्रोडक्ट है, ये लास्ट
क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जॉइंट प्रोडक्ट इंटेंशनली प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि बाई प्रोडक्ट इंटेंशनली प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, ये प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे डेयरी इंडस्ट्री में मिल्क, अब मिल्क से हम लोग क्या कर रहे हैं, मिल्क को यूज करके आइसक्रीम बना रहे हैं, मिल्क को यूज करके हम लोग मान लो कर्ड बना रहे, ठीक है, मिल्क को यूज करके हम लोग कुछ और बना रहे, ठीक है। तो ये अगर हम लोग मिल्क को यूज करके ये जो बना रहे हैं, तो ये प्रोसेस हम लोग अलग से कर रहे हैं हर एक चीजों के लिए। जैसे आइसक्रीम बनाने का प्रोसेस अलग होता है, ठीक है, फिर उससे मान लो घी बना रहे, तो घी बनाने का प्रोसेस अलग होता है। तो ये हम लोग इंटेंशनली कर रहे हैं, मार्केट डिमांड है तो इंटेंशनली प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग बटर मतलब जब मक्खन को निकालते हैं, मतलब जब मक्खन को मथते हैं, तो उसमें जो मक्खन निकल के आता है उसके साथ जो नीचे छाछ रह जाता है, वो इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है कि अगर हम लोग वो प्रोसेस करेंगे तो वो होगा। जैसे शुगर, जब हम लोग शुगर प्रोडक्शन होता है शुगर इंडस्ट्री में, तो वो मोलासिस कोई जानबूझ के नहीं प्रोड्यूस करता है, मोलासिस ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होके आ जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर कभी भी घी घर पे बना के, घी को अगर हम लोग किसी मतलब किसी जगह पे गर्म करते हैं ना, जो कच्चा घी रहता है उसको अगर गर्म करते हैं, तो घी जो लिक्विड है वो रह जाता है, ठीक है, और नीचे देखोगे एक मतलब मावा जैसा जो होता है वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, तो उसका भी यूज हो जाता है। बट वो तो हम लोग इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसका यूज हम लोग कर सकते हैं, लाइक स्वीट्स वगैरह बनाने में उसका यूज हो जाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग जानबूझ के नहीं कर रहे। लेकिन दूध से जो हम लोग आइसक्रीम बनाने का ऑप्शन ले रहे हैं, या फिर हम लोग मानते हैं कि दूध से चलो घी बना लेते, तो ये सब जो है ये जॉइंट प्रोडक्ट है, ये इंटेंशनली प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर प्रोसेस में कोई चीज ऑटोमेटिकली आ जाता है तो उसे बाई प्रोडक्ट बोला जाता है। In relation between the byproduct and the main product, changes with in economy or industrial condition or with advancement of science। बोल रहा है कि relationship between byproduct and the main product, byproduct और main product के अंदर जो relation है वो change हो सकता है। क्यों change हो सकता है? with the change in economic और industrial condition। अगर मार्केट में किसी, मान लो गुड़ का इकोनॉमिकल वैल्यू ज्यादा हो गया, मान लो कि चीनी से गुड़ का डिमांड ज्यादा हो गया, लोग ज्यादा गुड़ खाने लगे, हो सकता है, ठीक है। वैसे भी चीनी पहले इंडिया में होता ही नहीं था, हमारे भारत में, ठीक है, ये तो मतलब मुझे जितना पता है चाइनीज लोगों का ये है। तो पहले हमारे देश में स्वीट के लिए ये गुड़ ही यूज किया जाता था, मिश्री यूज किया जाता था, चीनी का यूज नहीं था, ठीक है। तो अभी मान लो कि फिर से अगर इस तरह से मोलासिस या फिर मिश्री इस तरह की चीजों का यूज होना स्टार्ट हो जाता है, तो शुगर का जो है इकोनॉमिकल वैल्यू कम हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि जो मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट के अंदर रिलेशन है कि कौन ज्यादा महंगा है, किसका इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा है, किसका कम है, उसके हिसाब से हम लोग बोलेंगे ये मेरा मेन प्रोडक्ट है, ये मेरा बाई प्रोडक्ट है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन अराइज होता है इकोनॉमिकली या इंडस्ट्रियल कंडीशन के हिसाब से और विद एडवांसमेंट ऑफ साइंस इसके हिसाब से, तो क्या हो सकता है, बाई प्रोडक्ट जो है वो मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, मेन प्रोडक्ट जो है वो बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो, द बाई प्रोडक्ट ऑफ एन इंडस्ट्री में बिकम ए मेन प्रोडक्ट एंड मेन प्रोडक्ट में बिकम अ बाई प्रोडक्ट सब्सिक्वेंटली। तो ये चेंजेस हो सकता है कि मेन प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट बन गया बिकॉज ऑफ द डिमांड, और बाई प्रोडक्ट जो है वो मेन प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो सीमा टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ए प्रोडक्ट विच इज रिकवर्ड इंसिडेंटली फ्रॉम द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड मेन प्रोडक्ट सच एज हैविंग आइदर ए नेट रियलाइजेबल वैल्यू और ए यूजेबल वैल्यू। बोल रहा है कि बाई प्रोडक्ट का मतलब सीमा टर्मिनोलॉजी के हिसाब से क्या है, ऐसा एक प्रोडक्ट जो इंसिडेंटली प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू से रिकवर होता है, सेम मटेरियल यूज के थ्रू से ही होता है, उसके लिए कोई अलग मटेरियल हम लोग नहीं दे रहे, कोई अलग प्रोसेस भी यूज नहीं कर रहे, ठीक है। मेन प्रोडक्ट के साथ साथ जिसका एक मार्केट में या तो सेलेबल वैल्यू होगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या फिर उसे यूज कर सकते हैं हम लोग, दैट इज यूजेबल वैल्यू, विच इज रिलेटिवली लो इन कंपेरिजन विद द सेलेबल वैल्यू ऑफ द मेन प्रोडक्ट। हमेशा बाई प्रोडक्ट का इकोनॉमिकल वैल्यू मेन प्रोडक्ट से कम ही होता है, और उसी के बेसिस पे तो हम लोग बोलते हैं कि ये मेन प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट में फर्दर भी प्रोसेस टू इंक्रीज देयर रियलाइजेबल वैल्यू, अगर जरूरत हो तो हम लोग बाई प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करके फिर फर्दर प्रोसेस करके उसका रियलाइजेबल वैल्यू या सेलेबल वैल्यू मार्केट में बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। Thus, the term byproduct is generally used by businessmen and accountants to denote one or more product or relatively small value that are produced simultaneously with a product of greater value। क्या बोल रहा है, byproduct is generally used by businessmen and accountant और businessman byproduct को किस तरह
तरह से यूज करते हैं, टू डिनोट वन और मोर प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिवली स्मॉल वैल्यू। एक साथ अगर मतलब एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस में एक या उससे ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो फिर कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा बाई प्रोडक्ट है और कौन सा मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस हो रहा है, जो ग्रेटर वैल्यू वाला है वो मेन प्रोडक्ट है, और जो लेस ग्रेटर वैल्यू वाला है वो बाई प्रोडक्ट है, इस हिसाब से चूज होता है। और ये ग्रेटर वैल्यू लेस वैल्यू पूरा पूरी मार्केट डिमांड इकोनॉमिकल वैल्यू के ऊपर होता है। अगर फ्यूचर में कुछ साइंटिफिक चेंजेस आ जाए, कुछ इकोनॉमिकल डिमांड जो है वो चेंज हो जाए, तो हो सकता है कि आज जो बाई प्रोडक्ट है वो कल मेन प्रोडक्ट हो जाएगा, और जो मेन प्रोडक्ट है वो बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, क्लासिफिकेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। Byproduct can be classified into two group according to marketable condition and at the split up point। ठीक है, split up point कौन सा था, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। स्प्लिट अप पॉइंट का मतलब है हम लोगों ने यहाँ पर इनपुट दिया और आउटपुट जब मिला हम लोगों को, मान लो 1 2 3 4 आउटपुट मिला। ठीक है, जबकि हम लोग का मतलब सोचना था कि एक ही आउटपुट मिलेगा या दो आउटपुट के लिए हम लोगों ने किया, बट हमें 4 आउटपुट मिल गया, जिसमें से कुछ मेन प्रोडक्ट है, कुछ हम लोग का जो है बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, तो स्प्लिट अप पॉइंट मतलब यहाँ पर जहां पर स्प्लिट हो गया। ठीक है, स्प्लिट अप पॉइंट के पहले जो जिसमें बिकेगा, जिस वैल्यू में बिकेगा, क्योंकि इस पे फिर से हम लोग फर्दर प्रोसेस करके इंडिविजुअली इसका वैल्यू को एनहांस कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है मार्केटेबल कंडीशन क्या है स्प्लिट अप पॉइंट पे, मतलब एक ही बार प्रोसेस होने के बाद स्प्लिट अप पॉइंट में मार्केटेबल कंडीशन क्या है, उसके ऊपर दो तरह से क्लासिफाई किया गया है बाई प्रोडक्ट को। दो सोल्ड इन द सेम फॉर्म एज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड, अगर ओरिजिनली जैसे प्रोड्यूस्ड हुआ है उसी हालत में बिक जाए तो, या फिर अगर फर्दर प्रोसेस करना पड़े तो, इस हिसाब से बाई प्रोडक्ट को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अब इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हमें करना पड़ेगा। पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो क्या क्या है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्चुअली यहाँ पर दो तरह का होगा, एक होगा नॉन कॉस्ट मेथड, यहाँ पर दिख रहा है देखो, और एक हो जाएगा कॉस्ट मेथड। ठीक है, अब नॉन कॉस्ट मेथड में 3-4 मेथड है और कॉस्ट मेथड में 3-4 मेथड है, तो ये हम लोग डिटेल्स में करेंगे तभी समझ कर पाएंगे। यहाँ पर देखो बोल रहा है बाई प्रोडक्ट आर जॉइंटली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस एंड डू नॉट हैव सेपरेट कॉस्ट अंटिल द स्प्लिट अप पॉइंट। बोल रहा है कि बाई प्रोडक्ट जॉइंटली मेन प्रोडक्ट के साथ प्रोड्यूस हो जाता है, इसे हम लोग माइनर प्रोडक्ट बोलेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं है इस तरह के प्रोडक्ट का, और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है डू नॉट हैव सेपरेट कॉस्ट अंटिल द स्प्लिट अप पॉइंट। स्प्लिट अप पॉइंट तक इसका हम लोग कोई कॉस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड इंटेंशनली बट आर इमर्जिंग आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द मेन प्रोडक्ट। इंटेंशनली तो नहीं प्रोड्यूस किया जाता है, खुद ब खुद हो जाता है। द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर अकाउंटिंग ऑफ बाई प्रोडक्ट। द मेथड्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, ये देखो जो मैंने बोला नॉन कॉस्ट मेथड और कॉस्ट मेथड। नॉन कॉस्ट मेथड में क्या क्या आता है, अदर इनकम और मिसलेनियस इनकम, टोटल सेल्स लेस टोटल कॉस्ट, और यहाँ पर 4 आएगा देखो, टोटल कॉस्ट लेस सेल्स वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट लेस सेल्स वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट आफ्टर सेटिंग ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऑफ बाई प्रोडक्ट, रिजर्व कॉस्ट मेथड। अच्छा 5 है। ठीक है, हम बता देते हैं इसमें क्या क्या है। पहला ये देखो अदर इनकम और मिसलेनियस इनकम मेथड, इसका जिस्ट हम बता देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, बाई प्रोडक्ट जो बिल्कुल नेग्लिजिबल वैल्यू वाला एक प्रोडक्ट होता है, अगर वो मार्केट में बिक जाता है तो उससे जो भी हमारा अर्निंग होगा उसको हम लोग पीएल में, कॉस्टिंग पीएल में, कॉस्टिंग पीएल जो होता है, जैसे हम लोग पीएल में इनकम दिखाते हैं, कॉस्टिंग पीएल में क्रेडिट कर देंगे सेल वैल्यू। ठीक है, कॉस्टिंग पीएल में क्रेडिट कर देंगे सेल वैल्यू, यानी कि उसे मिसलेनियस इनकम बोल के दिखा देंगे। मतलब ये तो मेन प्रोडक्ट बेच के नहीं आया कि बिजनेस इनकम है, ये अदर इनकम हो जाएगा या फिर मिसलेनियस इनकम। ये चीज यहाँ पर या तो कॉपी में लिख लो या तो बुक के पास पेंसिल से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है डिटेल्स में, अंडर दिस मेथड सेल्स वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नो क्रेडिट इज गिवन टू द कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है, मतलब कॉस्ट अकाउंट मतलब प्रोडक्ट के कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंट का मतलब कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है यहाँ पर कोई चार्ज नहीं करना है हम लोग को, डायरेक्टली क्या करना है, जितने में भी बिकेगा वो पूरा का पूरा अर्निंग का अमाउंट कॉस्टिंग पीएल में क्रेडिट कर देना है। द क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रीटेड एज द अदर इनकम और मिसलेनियस इनकम। क्रेडिट एज यहाँ पर लिख देंगे अदर इनकम, यही जिस्ट है और कुछ नहीं है इसमें, अदर इनकम।
नो एफर्ट इज मेड फॉर एसर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। हमें सिर्फ इनकम रिकॉर्ड करना है कि जो बाई प्रोडक्ट आया उसका इनकम क्या है। जैसे मान लो शुगर बनाते हुए क्या हो गया, गुड़ भी आ गया, ठीक है, मोलासिस भी आ गया, तो मोलासिस को बेच के जो इनकम हुआ वो कॉस्टिंग पीएल में दिखा देंगे, लेकिन मोलासिस का कितना कॉस्ट लगा, मतलब ये जैसे हम लोग यहाँ पर सपोज खर्चा कर रहे हैं 1 लाख रुपया, ठीक है, और वहां से शुगर और मोलासिस दोनों आ गया, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपए खर्चा करके तो ये दो चीज आए, तो इसमें भी खर्चा होगा इसमें भी खर्चा हुआ है, ऐसा ही तो मानना पड़ेगा ना। लेकिन ये मेथड जब हम लोग करेंगे, हम लोग मानेंगे कि इस पे हमारा कोई कॉस्ट चार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा तो टारगेट ये था, ये तो ऑटोमेटिकली इसके साथ आ रहा है, ये तो हम लोगों ने मतलब इंटेंशनली प्रोड्यूस नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली आ गया, इंसिडेंटली आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका कोई कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, मतलब इसका कॉस्ट हम लोग जीरो मान के चलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहे हैं नो एफर्ट इज मेड फॉर एसर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, नो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज मेड। कोई भी स्टॉक का इसका कितना वैल्यूएशन है ये करने का जरूरत नहीं है, मतलब इसका कोई भी स्टॉक वैल्यूएशन हम लोग नहीं करेंगे। स्टॉक वैल्यूएशन का मतलब ही तो हो गया कॉस्ट कैलकुलेट करना कि कितना है इसका वैल्यू। एंड ऑल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस आर चार्ज टू द मेन प्रोडक्ट, तो जो खर्चा हुआ 1 लाख का 1 लाख ही हम लोग शुगर बनाने में खर्चा किए, यही मान के चलेंगे। दिस इज द लीस्ट साइंटिफिक मेथड, ये उतना साइंटिफिक नहीं है, क्यों, क्योंकि लॉजिकल है, दो चीज मिल रहा है तो इसमें भी खर्चा दिखाओ, क्योंकि इसको बेच रहे हैं, इससे अर्निंग कर रहे हैं, तो इसका भी कॉस्ट दिखाना चाहिए। एंड इज यूज्ड वेयर द सेल्स वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल, ये साइंटिफिक नहीं है, तो फिर कहाँ यूज करेंगे, जहां पर सेल्स वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। जहां पर सेल्स वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, मान लो कोई 5 पैसा 2 पैसा में बिक रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ही कम में 2 रुपया 3 रुपया में बिक रहा है, जिसका कोई मतलब उतना इंडस्ट्री के लिए उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू है, तो उस केस में हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे, मतलब इसको इग्नोर ही कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है इसका कुछ हम लोग सोच ही नहीं रख रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि शुगर ही प्रोड्यूस है, इसका ही सारा खर्चा वर्चा दिखा देंगे और एक इनकम दिखा देंगे, अगर ये मार्केट में बिक जाता है तो, अगर नहीं बिकेगा तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला मेथड, और ये तभी यूज होगा जब नेग्लिजिबल वैल्यू लेके चलेगा बाई प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, टोटल सेल्स लेस टोटल कॉस्ट, क्या बोला है, टोटल सेल्स लेस टोटल कॉस्ट, ठीक है। सेल से कॉस्ट लेस करने से हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। अब देखते हैं ये मेथड हमें क्या बोल रहा है। अंडर दिस मेथड सेल्स वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट इज एडेड टू द सेल्स वैल्यू ऑफ मेन प्रोडक्ट। अच्छा, टोटल सेल्स वैल्यू का मतलब हो गया, ये देखो यहाँ पर ऐड करेंगे सेल्स वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट, ठीक है, सेल्स वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट, मतलब मान लो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर दो तीन प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, जैसे कि दो प्रोडक्ट आ गया, एक ए एक बी, ठीक है, जिसमें मान लो शुगर और मोलासिस ही मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया शुगर, ये हो गया मोलासिस, ठीक है। तो शुगर और मोलासिस इसको मान लो बेच के हमारे पास आया है 10,000 रुपया और इसको बेच के हमारे पास आया है 2,000 रुपया, ठीक है। तो सेल्स वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट इज एडेड टू द सेल्स वैल्यू ऑफ मेन प्रोडक्ट, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सेल्स वैल्यू मिल गया 12,000। Further, the total cost of the main product, including the cost of byproduct, is deducted from the sales revenue of the main product. उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जॉइंटली कितना खर्चा किया गया था। सपोज जॉइंटली खर्चा किया गया था, यहाँ पर ले लेते हैं सपोज 7,000, फॉर एग्जांपल 7,000 का हम लोगों ने खर्चा किया था, ठीक है। उसके बाद शुगर और मोलासिस प्रोड्यूस हुआ, ऐसे हम लोगों ने बेच दिया, ये सब क्या है, सेल्स वैल्यू। अब हम लोग को क्या करना है, ये 7,000 रुपए जो टोटल कॉस्ट है ये लेस कर देंगे, लेस करने से यहाँ पर आ गया प्रॉफिट, ठीक है। ऑल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज टू मेन प्रोडक्ट, और ये जो 7,000 का खर्चा है ये हम लोग सिर्फ शुगर के लिए दिखाएंगे, मोलासिस के लिए नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर बोला भी है देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द बाई प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें तो बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट भी इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि इसे बाई प्रोडक्ट भी बनाए, लेकिन हम लोग उसे इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड नहीं करेंगे, हम लोग ये 7,000 का खर्चा मान लेते हैं कि इसको दोनों को बनाने का है, इंडिविजुअली कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, ये हम लोग एक साथ ही लिखेंगे, जैसे ये इंडिविजुअली दिख रहा है बट ये कॉस्ट जो है इंडिविजुअली नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ऑल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस जो है वो मेन प्रोडक्ट पे ही चार्ज हो जाएगा। अच्छा, ऐसे करके हमें क्या मिल जाएगा, इस तरह से हमें मिल जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो इसको हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस तरह से करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टेंसिस। मॉर्निंग मैम। अच्छा, नेक्स्ट देखो, टोटल कॉस्ट लेस सेल्स वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट, क्या बोला है, टोटल कॉस्ट लेस सेल्स वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। फिर से वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, एक इनपुट दिया जा रहा है और शुगर और मोलासिस ये दोनों
प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसमें मोलासिस बाय प्रोडक्ट है। अब पढ़ो, इन दिस मेथड द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड बाय द सेल्स वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट। Total cost of production is reduced by the sales value of the byproduct. This method seems to be more acceptable because like waste and scrap, byproduct revenue reduces the cost of the major product. मतलब यहाँ पर देखो टोटल कॉस्ट, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, मान लो टोटल कॉस्ट हम लोग का लगा है 7000, ठीक है, 7000 लगा है। अब बोल रहा है कि इज रिड्यूस्ड बाय द सेल्स वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट। अब ये बाई प्रोडक्ट बेच के हमारे पास 5000 रुपया आया है, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने खर्चा तो 7000 किया था चीनी बनाने के लिए, लेकिन उसके साथ मोलासिस भी बन गया और उसमें 5000 रुपए हम लोगों ने अर्न भी कर लिए मोलासिस को बेच के। तो हम लोग अपना खर्चे को रिड्यूस करके दिखाएंगे। जो हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग, सिंपल जो प्रोसेस कॉस्टिंग था उसमें देखा था कि नॉर्मल लॉस जो है वो अगर बेच देते हैं स्क्रैप वैल्यू में, अगर वो बिक जाता है तो हमारा जो टोटल कॉस्ट है प्रोसेस का उसको रिड्यूस कर देगा। तो ये टोटल कॉस्ट है, इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग इतने रुपए से, ठीक है। तो वही बोल रहा है, दिस मेथड सीम्स टू बी मोर एक्सेप्टेबल बिकॉज लाइक वेस्ट एंड स्क्रैप, जैसे मैंने बोला कि प्रोसेस में हम लोग कर रहे थे, बाई प्रोडक्ट रेवेन्यू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे चीनी को प्रोड्यूस करने का खर्चा 2000 हुआ, ऐसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट लेस सेल्स वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट। ये ज्यादा साइंटिफिक है, ठीक है, बाकी मेथड से ये ज्यादा है। जैसे स्टार्टिंग वाला तो बिल्कुल नहीं है, ये तभी करेंगे जब नेग्लिजिबल वैल्यू होगा, ठीक है। ये एक मेथड इन्होंने बोला है, ये ज्यादा लॉजिकल है, ठीक है, ये ज्यादा लॉजिकल है कि खर्चे को कम कर दो, वो तो स्क्रैप प्रोडक्ट है। नेक्स्ट देखो, टोटल कॉस्ट लेस सेल्स वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट आफ्टर सेटिंग ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऑफ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट लेस सेल्स वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर एक एडिशन हुआ है, आफ्टर सेटिंग ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऑफ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे कि मोलासिस का सेल्स वैल्यू ले लिए, मोलासिस का सपोज सेल्स वैल्यू है 2000, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट मान लो है 7000, ठीक है, टोटल कॉस्ट जो है वो 7000 है। मोलासिस का सेल्स वैल्यू है 2000, जैसे अभी मैंने दिखाया था 5000 बच रहा है। सेल्स वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, फिर बोल रहा है कि सेटिंग ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देखो क्या बोल रहे हैं, सेल्स वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट माइनस द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऑफ बाई प्रोडक्ट। तो सेल्स वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट मान लेते हैं 5000 है, ठीक है। और क्या माइनस करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट से हम लोग माइनस कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अगर कुछ लगा है जैसे कि मार्केटिंग हो गया, डिलीवरी वैन का डिप्रिसिएशन हो गया, कमीशन दे दिया एजेंट को हम लोगों ने, इस तरह का कोई खर्चा है जो कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, बाई प्रोडक्ट को बिकवाने का, वो माइनस कर देंगे। जैसे मान लो 1000 रुपए का खर्चा है, तो 7000 से 6000 चला गया, बचा कितना, 1000, ठीक है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज अगेंस्ट बाई प्रोडक्ट एक्चुअली सोल्ड। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को हम लोग बाई प्रोडक्ट के सेल्स वैल्यू से लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर और एक पॉइंट को एडजस्ट करने बोला कि बाई प्रोडक्ट का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी वहां से लेस करो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को बाई प्रोडक्ट के सेल्स वैल्यू से लेस करो। नेक्स्ट है रिवर्स कॉस्ट मेथड, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द व्यू दैट द सेल्स वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट। बोल रहे हैं कि जो बाई प्रोडक्ट को हम लोग बेच रहे हैं उसमें उसका अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये बाई प्रोडक्ट का सेल्स वैल्यू है, तो सेल्स का मतलब क्या होता है, उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। जब हम लोग लैंग्वेज सेल्स यूज करेंगे तो इसका मतलब उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, यही चीज बोल रहा है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन व्यू दैट सेल्स वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट। It is agreed that this element of profit should not be credited to the profit and loss account. इस मेथड में क्या होता है, ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा। द कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट इज अराइव्ड बाय वर्किंग बैकवर्ड्स। यहाँ पर हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट जो है ये कैलकुलेट करेंगे, मतलब गुड़ बनाने का खर्चा कितना हुआ है वो हम लोग जरूर चेक करेंगे, दैट इज रिवर्स कॉस्ट मेथड, ठीक है। बैकवर्ड कैलकुलेशन से करेंगे। कैसे, सेलिंग प्राइस पता कर लेंगे बाई प्रोडक्ट का कितना है, जैसे मान लो सेलिंग प्राइस है बाई प्रोडक्ट का सपोज 5000, ठीक है। ये डिफ्लेटेड बाय एन एज्यूम्ड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, मान लेंगे कि इसमें प्रॉफिट कुछ एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मानेंगे कि कितना प्रॉफिट है, मान लो प्रॉफिट है 1000, तो बचा कितना, कॉस्ट, ये हो गया कॉस्ट 4000, कॉस्ट हमें मिल गया। thus अंडर दिस मेथड सेल्स वैल्यू बाय प्रोडक्ट इज फर्स्ट रिड्यूस्ड एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन, हम लोग एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन को लेस कर देंगे, इससे हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। अगर कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है तो वो भी हमें, या फिर कोई पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट है, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कोई कॉस्ट है, तो वो भी हम लोगों को लेस करना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट के अंदर जितना सारा कॉस्ट इंक्लूडेड है अगर उसका पता हम लोग कर सकते हैं, लाइक सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, लाइक फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का खर्चा, अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो लेस करेंगे। लेस करने से हमें कॉस्ट जो है, मतलब सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट पता चल जाएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये सब हटा देने से सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट पता चल जाएगा। और यहाँ पर
पर क्या बोला है देखो, एंड देन द पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट एंड देन द कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट इज दस रिड्यूस्ड बाय दिस नेट फिगर। तो हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो चीनी बनाने का खर्चा कितना है, अगर हम लोग मोलासिस का खर्चा निकाल लेते हैं, जैसे मान लो कंबाइनली 7,000 लग रहा था, मोलासिस बनाने का खर्चा अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि 2,000 1,000 जो भी लगा है, तो बाकी जो है मान लो 2,000 लगा है तो बाकी 5,000 रुपए जो है वो चीनी के लिए हम लोग इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, शुगर के लिए। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो कॉस्ट मेथड, जैसे हम लोगों ने पहले ही देखा दो तरह का मेथड होता है, नॉन कॉस्ट और कॉस्ट। अब कॉस्ट मेथड में देखो तीन तरह का मेथड है। पहला है रिप्लेसमेंट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड। ये क्या होता है देखो, रिप्लेसमेंट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड में क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हम उसी को बोल रहे हैं। जैसे ये जो शुगर इंडस्ट्री होता है, यहाँ पर गन्ना से जो है, गन्ने के रस से जो है चीनी मिलता है, चीनी से मतलब चीनी बनाने के टाइम पे इंसिडेंटली गुड़ यानी मोलासिस प्रोड्यूस हो जाता है। अब जो गन्ने का जो छिलका रहता है ना, मतलब जो रह जाता है उसको पीसने के बाद जो उसका रस है वो निकालने के बाद जो रह जाता है उसको यूज किया जाता है, मतलब फ्यूल के तरह, ठीक है, वो मतलब फैक्ट्री में हम लोग फ्यूल के तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक यूज होता है। तो अगर हम लोग उसको यूज कर रहे हैं तो वो अगर हमें मार्केट से नहीं खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे, फ्यूल की तरह उसे यूज करते हैं, तो फिर उसका एक अच्छा खासा यूज है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग या तो वो चीज मार्केट से खरीद ले अगर हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, या फिर हम लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको यूज कर ले। मतलब हम लोगों का इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट मान सकते हैं। रिप्लेसमेंट मतलब क्योंकि ये मार्केट से नहीं खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग शुगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हमारा फ्यूल जो है ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, ठीक है, बचे हुए स्क्रैप से। तो ये हो गया हम लोग का रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गया। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया कि हमें मार्केट से नहीं खरीदना पड़ रहा है। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या हो गया कि हम लोगों को अगर मार्केट से खरीदना होता तो उसमें कितना खर्चा होता। मतलब एक ही बात है, रिप्लेसमेंट बोलो या अपॉर्चुनिटी बोलो, बात एक ही है। ये इसीलिए बोला जा रहा है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये हो रहा है कि हम लोगों को मार्केट से नहीं खरीदना पड़ रहा है। जैसे अगर किसी का घर है तो उसको रेंट नहीं देना पड़ेगा, वो उसी घर पे अपना ऑफिस बना सकता है। अगर किसी के पास अपना स्पेस है तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। वही चीज बोल रहा है, देखो आगे पढ़ के, इफ द बाई प्रोडक्ट आर कंज्यूम कैप्टिवली दे आर वैल्यूड एट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड और रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। मतलब जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं कैप्टिवली तो क्या होता है, उससे उससे हम लोग बोल सकते हैं कि उसका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसका वैल्यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट में कर सकते हैं। इसका मतलब देखो, दिस मीन्स द कॉस्ट विच वुड हैव बीन इनकर्ड हैड द बाई प्रोडक्ट बीन परचेस्ड फ्रॉम द आउटसाइड। इसका मतलब ये होता है, अपॉर्चुनिटी या रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब ये होता है क्योंकि हमारे पास है तो हमें मार्केट से नहीं खरीदना पड़ रहा है, तो जो पैसा हम लोग बचा ले रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें मिल रहा है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, अगर किसी के पास ऑफिस स्पेस है खुद का ही तो उसे रेंट लेके ऑफिस ओपन करने का जरूरत नहीं है। अगर कोई अपना ऑफिस खुद से बनाना चाह रहा है तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल बैगेज, मतलब वही होता है जो मैंने बोला कि जो गन्ने का जो बच जाता है ना, जो उसको पीसने के बाद जो रह जाता है, विच इज वन ऑफ द मेन बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री। ऑब्वियसली इतना इतना शुगर के यूज हो रहा है तो उसके स्क्रैप के हिसाब से वो भूसा जैसा तो निकलते ही जा रहा है इतना सारा, क्योंकि अगर गन्ना जूस भी पीते हो रास्ते में तो देखना कि वो रह जाता है, उसको वो लोग रख लेते हैं नीचे, एक बैग जैसा बना के रखते उसके अंदर वो डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये एक बाई प्रोडक्ट जो है शुगर इंडस्ट्री में ऑटोमेटिकली होता रहता है, एंड विच इज यूज्ड फॉर द फैक्ट्री एज ए फ्यूल इन द बॉयलर इज वैल्यूड एट द मार्केट वैल्यू। एक्चुअली इसका यूज होता है फ्यूल की तरह, ये यूज कर सकते हैं और इसका एक मार्केट वैल्यू भी है। अगर हम लोग खुद यूज नहीं करेंगे, बेचेंगे तो ये बिकेगा, इसका मार्केट वैल्यू है क्योंकि ये फ्यूल की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। दैट इज द प्राइस दैट वुड हैव बीन पेड इफ इट हैड बीन परचेस्ड फ्रॉम आउटसाइड। तो बोल रहा है कि हम लोग इसका मार्केट वैल्यू में वैल्यू करेंगे। अब मार्केट वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, अगर हम लोग ये चीज खुद से नहीं प्रोड्यूस कर रहे होते तो हमें मार्केट से खरीदने से कितने रुपए में खरीदना होता, वही इसका मार्केट वैल्यू होगा। तो हम लोग मान लो अगर 10,000 रुपए देके खरीदना पड़ता तो 10,000 रुपए बचा रहे, दैट इज अवर रिप्लेसमेंट कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बाई प्रोडक्ट को एक स्टैंडर्ड कॉस्ट में वैल्यू कर लेते हैं। अंडर दिस मेथड द बाई प्रोडक्ट इज वैल्यूड एट द स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन फॉर ईच प्रोडक्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक बाई प्रोडक्ट के लिए। द स्टैंडर्ड कॉस्ट मे बी बेस्ड ऑन द टेक्निकल असेसमेंट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कौन सा एज्यूम करें, तो टेक्निकली उसे एसेस करना पड़ेगा, मतलब एक जो टेक्निकल जिनका नॉलेज होगा वो एसेस करके बता देंगे कि इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होना चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू द प्रोसेस अकाउंट ऑफ द मेन प्रोडक्ट।
तो प्रोसेस अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे मेन प्रोडक्ट का, तो वहां पर हम लोग बाई प्रोडक्ट के उस कॉस्ट को क्रेडिट कर देंगे। अकॉर्डिंगली द कॉस्ट कंट्रोल ऑफ मेन प्रोडक्ट कैन बी एक्सरसाइज्ड इफेक्टिवली। और इसी तरह से क्या होगा, मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होगा वो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है जॉइंट कॉस्ट ऑपरेशन। देखो इसमें क्या बोल रहा है, वेयर द बाई प्रोडक्ट इज ऑफ सम सिग्निफिकेंस इट इज अप्रोप्रिएट दैट द जॉइंट कॉस्ट शुड बी अपोर्शन बिटवीन द मेन प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट ऑन ए मोस्ट सुटेबल एंड एक्सेप्टेबल मेथड। बोल रहा है कि जहां पर बाई प्रोडक्ट का एक सिग्निफिकेंस वैल्यू है, अभी तक तो हम लोग ऐसा ही सोच रहे हैं बाई प्रोडक्ट है, नेग्लिजिबल वैल्यू है, कभी तो मार्केट में सेलेबल है कभी नहीं है, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा तो सबसे बेस्ट यही होता है कि हम लोग जॉइंट कॉस्ट को मेन प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर अच्छे खासे प्राइस से वो बिक जाएगा। दस इन दिस मेथड नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। तब जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में कोई डिफरेंसेस नहीं रहा। इंडस्ट्रीज वेयर द बाई प्रोडक्ट आर क्वाइट इंपॉर्टेंट यूज दिस मेथड। ऐसा इंडस्ट्री जहां पर बाई प्रोडक्ट का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है मार्केट के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, वहां पर इस तरह से ट्रीट किया जाता है। जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनरी में गैस was earlier considered as byproduct, now it has assumed the most important like पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा। पहले क्या होता था, पेट्रोलियम रिफाइनरी में जो गैस बनता था उसे बाई प्रोडक्ट ट्रीट किया जाता है, क्योंकि अब अभी गैस का डिमांड इतना ज्यादा हो गया लाइक पेट्रोल डीजल, तो इस वजह से गैस को भी अभी बाई प्रोडक्ट नहीं, अभी जॉइंट प्रोडक्ट की तरह ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है एंड is being treated as joint product. Accordingly the joint cost is proportionate between the joint product and by product। तो obviously अगर by product को हम लोग joint product की तरह ही कंसीडर करेंगे, मार्केटेबल वैल्यू है, सिग्निफिकेंट वैल्यू है, तो इसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस्ट को दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो मैंने आज एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़ के बताया था कि ये देखो यहाँ पर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो यहाँ पर बोला था मैंने कि द बाई प्रोडक्ट ऑफ एन इंडस्ट्री में बिकम ए मेन प्रोडक्ट एंड मेन प्रोडक्ट में बिकम ए बाई प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिकल वैल्यू डिमांड। इसके ऊपर डिपेंड करके कोई भी मेन प्रोडक्ट जो है फ्यूचर में बाई प्रोडक्ट बन सकता है, बाई प्रोडक्ट जो है मेन प्रोडक्ट बन सकता है। अच्छा, अब देखो डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर दिया है मेन प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, तीनों में डिफरेंसेस क्या दिया है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन द जॉइंट प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। तीनों में डिफरेंस आइडेंटिफाई करना उतना आसान नहीं है। देयर आर हाउएवर two checks which may be applied to determine if a product is a byproduct or a joint product or a main product। दो तरह से हम लोग चेक करके बता सकते हैं कि ये बाई प्रोडक्ट है कि मेन प्रोडक्ट है कि जॉइंट प्रोडक्ट है। दो टेक्निक क्या क्या है, वैल्यू देख के, मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्टिव देख के। देखो वैल्यू देख के कैसे बताएंगे कि ये क्या प्रोडक्ट है, मेन, जॉइंट या बाई। if one of the product is of considerably large value then the other it will usually be considered as main product। तो इतना याद रखो कि मेन प्रोडक्ट जो है वो हम लोग मेन प्रोडक्ट उसी को बोलेंगे जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसको हम लोग मेन प्रोडक्ट बोलेंगे। कन्वर्सली एनी प्रोडक्ट विच इज कंसिडरेबली लेस वैल्यू इज लाइकली टू बी क्लासिफाइड एज ए बाई प्रोडक्ट, और जिसका इकोनॉमिकल वैल्यू सबसे कम होगा वो बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। इफ बोथ or some or all the product are more or less of equal value they are likely to be classified as joint product। लेकिन मान लो जो भी प्रोडक्ट आया वो सभी का वैल्यू थोड़ा बहुत इधर उधर है, बहुत ही आसपास सबका वैल्यू है, तो ये सभी को हम लोग बोल सकते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। मतलब क्या हो गया, जैसे एक इनपुट दिया, तीन प्रोडक्ट आ गया ए बी सी, ठीक है। अब मान लो ए का वैल्यू है 10 रुपया, ए को हम लोग 10 रुपया में बेच सकते हैं, ठीक है। बी को हम लोग बेच सकते हैं 8 रुपया में, सी को हम लोग बेच सकते हैं सपोज यहाँ पर 10 पैसे से, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है ये दोनों, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग इसमें ए को मेन प्रोडक्ट बोल सकते हैं, ए बी को एक साथ जॉइंट प्रोडक्ट बोल सकते हैं, और सी जो है इसको हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलेंगे। ए को मेन प्रोडक्ट, ए बी को जॉइंट प्रोडक्ट, क्योंकि इन दोनों में वैल्यू ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, और सी 10 पैसा बाई प्रोडक्ट। लेकिन मान लो सी का हो गया 12 रुपया, ठीक है, 12 रुपया, तो देखो आसपास ही है 10 8 12, ठीक है। तो ये सबको मिला के हम लोग बोल देंगे जॉइंट प्रोडक्ट। तो वैल्यू के हिसाब से हम लोग
लोग इस तरह से चेक करेंगे, जिसका सबसे कम वैल्यू बाई प्रोडक्ट, जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू मेन प्रोडक्ट। अगर तीनों या दो जो भी हो रहा है आसपास सभी का वैल्यू लगभग एक जैसा ही है, देन ज्वाइंट प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, इफ द कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस ए, देन बी, सी एंड डी प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली विल बी क्लासिफाइड एज बाई प्रोडक्ट। बोल रहा है कि सपोज कंपनी का ऑब्जेक्टिव था ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, लेकिन आफ्टर प्रोसेसिंग देखा गया कि बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया एक साथ, तो इसे हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलेंगे। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपेरेटिव वैल्यूज ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू का नहीं सोच रहे, हम लोग ये सोच रहे हैं मुझे तो ए चाहिए था, अब ये बी सी डी आ गया, चाहे इसका वैल्यू कम ज्यादा हो, हम लोग इसको बाई प्रोडक्ट ही बोलेंगे। इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस ए एंड बी, दे बिकम जॉइंट प्रोडक्ट। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक साथ ए और बी को प्रोड्यूस करेंगे, तो इन दोनों को बोलेंगे जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है। एंड सी डी बिकम्स बाई प्रोडक्ट, सी डी को बोल देंगे बाई प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल इन कोक ओवन द ऑब्जेक्टिव बीइंग प्रोडक्शन ऑफ कोक, this is considered as main product and gas and tar as by product, गैस टार को बाई प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आज के डेट पे गैस का वैल्यू भी, अब वैल्यूएशन से सोचेंगे तब गैस का वैल्यू का बात करेंगे कि गैस का वैल्यू है, तो गैस को भी हम लोग अभी मेन प्रोडक्ट ट्रीट करते हैं, तो वो वैल्यू के हिसाब से। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्टिव अगर सोचो तो जो प्रोड्यूस करने का सोच के प्रोसेस स्टार्ट किया था वो जब मिलेगा तो मेन प्रोडक्ट, बाकी अगर कुछ भी मिलेगा तो वो बाई प्रोडक्ट ट्रीट होगा। और अगर एक ही प्रोडक्ट बनेगा तो मेन प्रोडक्ट और बाकी सब बाई प्रोडक्ट। अगर दो प्रोडक्ट का सोच के प्रोडक्शन किया था, दो बन रहा है तो जॉइंट प्रोडक्ट, बाकी सब हो गया बाई प्रोडक्ट। देयर आर इंस्टेंसेस व्हेन ए बाई प्रोडक्ट अटेन्स सो मच इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ सेल्स वैल्यू एंड और द कंपनी ऑब्जेक्टिव, देन इज इट इज रिगार्डेड एज ए मेन प्रोडक्ट। अगर ऐसा देखा जाए, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है कि जहां पर बाई प्रोडक्ट का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है मार्केट में, उसका इतना अच्छा सेल्स वैल्यू मिलने लगता है, कंपनी क्या करती है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है वो चेंज कर देती है, ठीक है। वो मेन प्रोडक्ट से हटके बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने पे ज्यादा ध्यान दे देती है। देयर आर ऑल्सो इंस्टेंसेस व्हेन ए बाई प्रोडक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मेन प्रोडक्ट, सो दैट दे बाई प्रोडक्ट बिकम्स द, देन होगा, देन बाई प्रोडक्ट बिकम्स द मेन प्रोडक्ट एंड द मेन प्रोडक्ट बिकम्स द बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये तो मतलब मार्केट के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, डिमांड के ऊपर, इकोनॉमिकल वैल्यू उसके मतलब साइंटिफिक कुछ चेंजेस की वजह से हो सकता है कि कोई बाई प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट की तरह ट्रीट हो। जैसे कि हम लोगों ने देखा पेट्रोलियम रिफाइनरी में गैस का जो बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा था वो आज के डेट पे मेन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो अभी देखो हम लोगों ने थ्योरी तो सारा ही देख लिया, अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। देखो 34 ये सब हम लोगों ने कर लिया था, 36 37 तक किया था, अब हम लोग 38 से स्टार्ट करते हैं। देखो मैम मेरा ज्वाइंट प्रोडक्ट हुआ नहीं। जॉइंट प्रोडक्ट लास्ट क्लास में हुआ, तुम तो क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे ना। हाँ मैम वो शेयर कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, कर देंगे। मैंने अपलोड किया था शायद, शेयर नहीं किया, अपलोड किया, ठीक है हम दे देंगे। अच्छा 38 में देखो, इन मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट ए कंपनी प्रोसेसेस द रिजल्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू टू बाई प्रोडक्ट्स बी एंड सी। अच्छा क्या बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग करना था, मेन प्रोडक्ट का नाम है ए, अच्छा ए और ये प्रोडक्ट का नाम है और ये है ए कंपनी। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग मेन प्रोडक्ट का नाम हो गया ए, मेनली ए प्रोड्यूस करना इनका टारगेट था, लेकिन जब प्रोसेस हुआ तो रिजल्टिंग के रिजल्ट क्या हुआ, वेस्ट मटेरियल दो तरह का आ गया, बी सी। वेस्ट मतलब जिसका उतना वैल्यू नहीं होगा, इसीलिए वेस्ट मटेरियल बोल रहा है। यूजिंग रिवर्सल कॉस्ट मेथड, अब बोल ही दिया है कि रिवर्सल कॉस्ट मेथड को यूज करो और बाई प्रोडक्ट प्रिपेयर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द थ्री प्रोडक्ट फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल कॉस्ट मेथड यूज करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस तीनों में क्या क्या हो रहा है उसका एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब उसके यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो बोल रहा है कि सेपरेशन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अप टू सेपरेशन पॉइंट, मतलब ए बी सी तीनों प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के पहले 68,000 का खर्चा किया गया था, तीनों प्रोडक्ट का सेल्स वैल्यू बता दिया, ठीक है। एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट टू परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू, प्रॉफिट ये दोनों का बताया, इसका नहीं बताया, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू ये बोल रहा है एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस और कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन। अच्छा बस इतना ही दिया भाई।
अच्छा, रिवर्सल कॉस्ट मेथड क्या था, जहां पर हम लोगों को कॉस्ट कैलकुलेट करना था जॉइंट बाय प्रोडक्ट का। ठीक है, ये देखो हम फिर से दिखा देते हैं रिवर्सल कॉस्ट मेथड में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये देखो यहाँ पर क्या किया जाएगा, पहले सेल्स वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट जो है उसमें मानेंगे कि कुछ एक प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो एक प्रॉफिट हम लोग उसमें प्रॉफिट मार्जिन एज्यूम प्रॉफिट मार्जिन को लेस करेंगे। लेस करने के बाद और क्या लेस करना पड़ेगा यहाँ पर, सेल्स वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एस्टिमेटेड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अगर कुछ होगा, पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट कुछ होगा तो लेस होगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, सीधा सा बात है, हम लोगों को सारा कॉस्ट लेस करना है। ठीक है, चाहे वो मतलब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो और एक क्या खर्चा बोल रहा है, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट हो, सारा लेस करके हमें बाय प्रोडक्ट का जो है कैलकुलेट करके दिखाना है कि बाय प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है। तो बाय प्रोडक्ट है बीसी, तो हम लोग पहले बीसी का ही कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि रिवर्सल कॉस्ट मेथड यही बोल रहा है कि बी जो भी बाय प्रोडक्ट होगा उसका कॉस्ट निकालो। तो कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करने, सेल्स माइनस प्रॉफिट करने से ही तो टोटल कॉस्ट आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये टोटल कॉस्ट को ही कैलकुलेट करना है। अब टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट हमें पता है, एक है आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट, एक है सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये दो हमें पता है, तो बाकी कॉस्ट क्या है वो कैलकुलेट करना होगा। तो देखो कैसे होगा, प्रॉफिट नहीं, पहले लिखेंगे अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट expenses for the product B और C। सेल्स, तो सेल्स कितना है यहाँ पर है। ठीक है, देखो सेल्स कितना है, 16,000 24,000। सेल्स से लेस करेंगे पहले प्रॉफिट, प्रॉफिट लेस करने से हम लोग को टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। तो प्रॉफिट कितना है, 20% और 30% टू सेल्स वैल्यू, तो इस पे 20% और इस पे 30%, तो 16,000 का 20%। चेक करते हैं, सेल्स वैल्यू पे बोला है तो 16,000 का 20% यानी 3200। यहाँ पर लिख देते हैं, एक है एट द रेट ऑफ 20%, एट द रेट ऑफ 30%, 12,800 और ये है 30%, 7,200, 16,800। यहाँ पर ये क्या आ गया, ये आ गया टोटल कॉस्ट। अब इससे हमें क्या क्या कॉस्ट लेस करना है, अगर किसी तरह का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि मेथड ही हमें ये ही बता रहा है कि क्या क्या लेस करना है। ठीक है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ये लेस करना है। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना है, ये देखो परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू, तो सेल्स वैल्यू का 20%, सेल्स वैल्यू का 20%, तो 16,000 का 20%, 3200, 4800। और क्या लेस करने बोला है, और लेस करने बोला था फर्दर कॉस्ट, तो पहले ये लेस कर देते हैं। तो 12,800 से अगर 3,200 लेस कर देंगे तो 9,600 आ गया। 16,800 से 4,800 लेस कर देंगे तो 12,000 आ गया। मतलब जो हम लोग कॉस्ट शीट करते हैं ना, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एकदम लास्ट में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करने से कॉस्ट ऑफ सेल आता है, वहां से हम लोग सेल्स वैल्यू लेस करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है। हम लोग जस्ट ऑपोजिट वे में चल रहे हैं। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करने के पहले का जो कॉस्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करने से आता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लेस कर देने से क्या मिल जाता है, सॉरी ऐड कर देने से हमें मिल जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अगर हम लोग लेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कौन सा कॉस्ट आ गया, ये आ गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद ही तो सेलिंग कॉस्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या क्या है, एक तो जॉइंटली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगाया गया है जिसका वैल्यू है 68,000, और एक इंडिविजुअली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया गया है 4,800 और 7,200, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन।
4,800 और 7,200। $4,800 4,800 दोनों का ही आंसर 4,800 आ रहा है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया जॉइंट एक्सपेंस ऑब्वियसली। ठीक है, जॉइंट एक्सपेंस, क्योंकि हमें यहाँ पर मेनली 3 तरह के खर्चे का ही बात किया गया था। अगर क्वेश्चन में देखो क्या क्या खर्चा था, एक था जॉइंट एक्सपेंस जिसपे ए बी सी तीनों पे ही ये खर्चा लगा है जॉइंटली। अब किस पे कितना, 8,000 का कितना ए के लिए, कितना बी के लिए, कितना सी के लिए, ये हमें देखना था। दूसरा यहाँ पर खर्चा बता रखा था सेलिंग एक्सपेंसेस का, और बता रखा था आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में ये 3 तरह का कॉस्ट इंक्लूडेड था। तो तीनों कॉस्ट को हम लोग धीरे धीरे माइनस करते गए। टोटल कॉस्ट से पहले सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन माइनस कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगा जो बचेगा, वहां से सेपरेशन कॉस्ट को लेस कर दिया, तो जो बचा वो हो गया जॉइंट एक्सपेंस। ठीक है, तो ये जॉइंट एक्सपेंस हो गया बी और सी का। तो ए का कितना हो जाएगा, तो जॉइंट एक्सपेंस फॉर ए कितना हो जाएगा, टोटल तो 68,000 है तीनों के लिए, उसमें से अगर बी और सी का 4,800 करके है तो ए का कितना हो जाएगा, -9600, 58,400। ये हो गया जॉइंट एक्सपेंसेस फॉर ए। ठीक है, ए का जॉइंट एक्सपेंस हम लोग को मिल गया, लेकिन हम लोग को बोला है कंपैरेटिव पीएल बनाने के लिए। ठीक है, अभी तक हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लोग को जॉइंट एक्सपेंसेस पता चल गया कि किसका कितना है। अब हम लोग बनाएंगे कंपैरेटिव पीएल स्टेटमेंट। तो तीनों का बना लेंगे कंपेयर करने के लिए, ए बी सी और टोटल। तो प्रॉफिट किसका कितना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि टोटल कॉस्ट कितना है, वहां से सेल्स लेस कर देने से पता चल जाएगा। पहले ही लिख लेते सेल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेल्स कितना कितना है, 1,64,000, 16 और 24,000। वन लैख 64,000, 16,000 और 24,000, 2,04,000। सेल्स से अब लेस कर देंगे कॉस्ट, सेल से कॉस्ट लेस करने से प्रॉफिट पता चल जाएगा। पहले लेस कर देते हैं जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट में ए का कितना है 58,400 और ये 4,800, 4,800, 58,400, 4,800, 4,800 टोटल करके देख सकते हो इतना ही आएगा 68,000 जॉइंट कॉस्ट। फिर यहाँ से लेस कर देते हैं सेपरेशन कॉस्ट। आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट, सेपरेशन के बाद का कॉस्ट इसमें नहीं एप्लीकेबल है, ये दोनों में एप्लीकेबल है। कितना कितना, 4,800, 7,200, 12,000। अच्छा, और है सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस है 20%, इसका भी 1,64,000 का 20%। ये हम लोगों ने तब नहीं किया था क्योंकि ए का कॉलम तो नहीं बनाया था ना, 32,800 और बाकी 3,200, 4,800। $40,800 सेलिंग एक्सपेंस लेस, और तो कोई एक्सपेंसेस था नहीं सेलिंग एक्सपेंसेस को छोड़ के, नहीं और कुछ नहीं था। 3 कॉस्ट था, तीनों कॉस्ट ही लेस कर दिया तो प्रॉफिट मिल जाएगा। 1,64,000 -58,400 -32,800, 72,800।
16,000 minus 4,800 minus 4,800 minus 3,200. 3,200. 24,000 minus 4,800 minus 7,200 minus 4,800. 7,200. ये तीनों का टोटल करने से तो आ रहा है 83,200. एक बार चेक कर लेते हैं माइनस करके. तो 2,04,000 माइनस 68,000 12,000 48,000. हम्म 83,200. बस यही पूछा था हमें कंपेयर करके बताने के लिए कि प्रॉफिट किसका कितना हो रहा है, लेकिन हाँ रिवर्स कॉस्ट मेथड यूज करने बोला था. नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 39. The progressive manufacturing company manufactures one main product and two by product. ये एक मेन प्रोडक्ट और दो बाई प्रोडक्ट. बाई प्रोडक्ट का नाम है ए बी. फॉर द मंथ आर सोन बिलो. सेल्स 1,50,000 12,000 7,000. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में बिफोर सेपरेशन, सेपरेट होने के पहले मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट का खर्चा 75,000 मेन प्रोडक्ट का बता रहा है. आफ्टर सेपरेशन ये तीन अलग अलग. एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 85%, 10% और 5%. नेट प्रॉफिट है 20, 15 और 10%. एज्यूमिंग नो बिगिनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्री, मतलब कोई WIP नहीं है. WIP मतलब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है. एपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट अमंग द मेन प्रोडक्ट एंड द बाई प्रोडक्ट. मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में जॉइंट कॉस्ट को हम लोगों को एपोर्शन करने के लिए बोला गया है. अच्छा, तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट कितना है वो तो दिख रहा है. जॉइंट कॉस्ट है हम लोग का 75,000. ठीक है, जॉइंट कॉस्ट 75,000 है. ये इसीलिए पता चल रहा है क्योंकि बिफोर सेपरेशन जो कॉस्ट होता है उसको तो हम लोग जॉइंट कॉस्ट ही बोलेंगे. ठीक है. अच्छा, बस इतना ही बोला है. अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हमें दे रखा है. सेलिंग कॉस्ट जो है वो हमें परसेंटेज में दे रखा है, तो हमें सेलिंग कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेना चाहिए. नहीं तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जॉइंट कॉस्ट क्या होगा. जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो जॉइंट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को सेल से प्रॉफिट और उससे बाकी सारा खर्चा लेस करना पड़ा. सिमिलर वे से ही हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा. ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो हम लोग रिवर्स कॉस्ट मेथड को ही यूज करेंगे. तो देखो कैसे होगा. टोटल सेल्स वैल्यू पहले लिखते हैं. पहले लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग कॉस्ट. कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस या कॉस्ट. सेल्स ऑफ 3 प्रोडक्ट. 3 प्रोडक्ट का सेल्स वैल्यू क्या क्या है. 1,50,000 12,000 7,000. वन लैख सिक्स गलत लिखा है क्या मैंने. 1,50,000 12 और 7. 1,69,000 हो रहा है ना. 1,50,000 1,69,000 ये है सेल वैल्यू. ठीक है, लेस कर देंगे प्रॉफिट. प्रॉफिट तीनों का ही प्रॉफिट भी लेस करेंगे. प्रॉफिट कितना है सेल्स पे 20%, 15%, 10%. तो निकाल लेते 20%. 1,50,000 का 20% 30,000. अच्छा, ये 12,000 पे 12,000 पे 10%, सॉरी 15 और 10, इस पे 15%. 1,800 और ये 10% था तो 700.
तो 1800 प्लस 700 प्लस 30,000, 32,500। सेल से प्रॉफिट लेस कर देते हैं, 1,36,500। ठीक है, ये हो गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब इससे हम लोग लेस कर देते हैं एक एक कॉस्ट ताकि हमें सेलिंग कॉस्ट मिल जाए। एक तो है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितना है? 12,000, 1,500 और 1,000। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लास्ट वाला था 1,000, 12,000, 1,500, 1,000, 12,000, 1,500 और 1,000, 12,000 और 1,000, 13,000 और 1,500, 14,500। ये लेस कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ठीक है, अच्छा अब पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट या फिर फर्दर प्रोसेस कॉस्ट, इसको दोनों ही बोल सकते हैं, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट या फिर स्प्लिट अप पॉइंट के बाद। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट ये वाला है 23,000, 2,200 और 1,800। $27,000। अच्छा, और ये 75,000 बिफोर सेपरेशन कॉस्ट, पीछे लिखना पड़ेगा बिफोर सेपरेशन, बिफोर सेपरेशन कॉस्ट। बिफोर सेपरेशन कॉस्ट है 75,000। तो सभी तरह का कॉस्ट हम लोग लेस कर दे रहे हैं, तो हम लोग को मिल जाएगा जो बचा हुआ। इसके बाद भी अगर कुछ मिलेगा तो वो सेलिंग कॉस्ट ही होगा, मिलेगा तो जरूर। सारा कॉस्ट हम लोगों ने लेस कर दिया टोटल कॉस्ट से, तो वो जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं होगा क्योंकि एक कॉस्ट तो हम लोग लिख नहीं पाए, जो परसेंटेज में दिया हुआ था उसी को तो कैलकुलेट करना है, दैट इज सेलिंग एक्सपेंस। तो 1,36,500 माइनस 14,500 माइनस 27,000 माइनस 75,000, 20,000, ये हो गया सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, ये पता चल के अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर एपोर्शन करना है जॉइंट कॉस्ट को, मतलब ये 75,000 किसके ऊपर कितना चार्ज करे वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट जो है मेन सोल्यूशन का पार्ट, स्टेटमेंट showing apportionment of joint expenses, particulars main product, by product A, बाई प्रोडक्ट बी, और एक टोटल कॉलम बनाना। अच्छा, तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सेल्स। हमें तो कॉस्ट का एपोर्शन करना है, तो हम लोग रिवर्स कॉस्ट मेथड फॉलो करके कर ले रहे हैं। सेल्स है 1,50,000, 12,000, 7,000। तो ये पहले भी टोटल कर चुके हैं, 1,69,000 आ रहा है। अब यहाँ से लेस कर देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी एक बार, 30,000, 1,800, 700। 30,000, 1,800 और 700। 1,20,000, 10,200,
6,300 और इसका टोटल 30, 1800 और 700, 32,500। वन लैख 36,500। तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट में कौन कौन सा कॉस्ट इंक्लूडेड है? इसमें इंक्लूडेड है सेलिंग, और इसमें इंक्लूडेड है पोस्ट सेपरेशन, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड है। यहाँ से हम लोग सारा चीज माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा वो हो जाएगा जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट में पहला हम लोग माइनस कर देते हैं। पहला कौन सा कॉस्ट माइनस करेंगे? यहाँ पर सेलिंग, सेलिंग वाला कर लेते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, जो गिवन नहीं था 20,000। अब ये 20,000 का कैसे अपोर्शन होगा? 85, 10, 5, 10 मतलब 2,000, 5 मतलब 1,000 और 85, तो 20,000 का 85% 17,000। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर देने से मिल जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लिख सकते हैं। वन लैख 3,000, 8,200, 6,300 माइनस 1,000, ये हो गया 5,300। वन लैख 16,500 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन माइनस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितना कितना है? 12,000, 1,500 और 1,000। 12,000, 13,000, 14,500। अच्छा, लेस कर लेते हैं। इसके बाद सेपरेशन कॉस्ट, $23,2,200 और 1,800। 27,000। ये सब लेस करने के बाद जो बचेगा वही जॉइंट कॉस्ट हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। जो बच गया वही जॉइंट कॉस्ट टोटल कॉस्ट में से। अच्छा, यहाँ पर यहाँ जगह था, यहाँ जगह था। ठीक है, फटाफट लिख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 12,000, 1,500, 1,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 14,500। सेपरेशन कॉस्ट 23,2,200, 1,800, 27,000। शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट एक्सपेंस 1,03,000 माइनस 12,000 माइनस 23,000, 68,000। 8,200 माइनस 1,500 माइनस 2,200, 4,500। 5,300 माइनस 2,800, 2,500। और इसका माइनस करने से ऑब्वियसली जॉइंट कॉस्ट का जो टोटल है वही आना चाहिए, दैट इज 75,000। चेक करते हैं, अगर 75,000 आया है तो सही है। हम्म, 75,000 आ गया, तो ये हो गया शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। बस यही पूछा था हम लोग को, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट बताने के लिए। अच्छा, ये और ये वाला क्वेश्चन जो है वो एक जैसा है, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद करते हैं। थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन,
एकदम एंड में ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला 45, ठीक है। उसके बाद हम लोग मिडिल वाला करेंगे, इलस्ट्रेशन 45 वाले क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द प्रोडक्ट्स आर ट्रूली जॉइंट प्रोडक्ट द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस कैन बी अप्लाइड टू दिस प्रोडक्ट। अगर सच में जॉइंट प्रोडक्ट है, जॉइंट प्रोडक्ट मतलब जिसका इकोनॉमिकल वैल्यू लगभग सेम ही है, ठीक है, तो जो कॉस्ट होता है प्रोडक्शन का वो सभी पे चार्ज होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ वेट और अदर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। अगर हम लोग उस खर्चे को अपोर्शन कर रहे हैं, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि फिजिकल क्वांटिटी में कर सकते हैं, एवरेज फिजिकल यूनिट, ठीक है, वेटेड एवरेज फिजिकल यूनिट, इस तरह से, और एक सेल्स मेथड था। तो यहाँ पर बोल रहा है पहला मेथड ऑन द बेसिस ऑफ वेट और अदर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट of the process on the basis of the contribution made by the various product on the basis of selling values of the different product। ये तीन तरह से हमें अपोर्शन करना है। Illustrate the above statement by using the following figures in respect of joint product of A and B for a month। तो ए बी दो तरह का जॉइंट प्रोडक्ट बना है, इसका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को हमें अपोर्शन करना है, जो फिर मतलब जॉइंट कॉस्ट है। जॉइंट कॉस्ट कितना है, 5,000, 3, 2, 5, 5, 10, 12,000। 12,000 कॉस्ट का कितना पोर्शन ए में जाएगा, कितना पोर्शन बी में जाएगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। मेथड भी बता रखा है, पहला है वेट और फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ है, क्वांटिटी यहाँ पर क्या है कि किलो, QTLS, ठीक है। तो इस क्विंटल्स, क्विंटल्स के हिसाब से हमें कैलकुलेट करके बताना है, मतलब इस रेशियोज में हमें कैलकुलेट करना है। तो पहला लिख लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग joint cost on the basis of weight, particulars और A, B और टोटल। A, B, टोटल। सेल्स, सेल्स वैल्यू कितना कितना है, 100 इंटू 80, 8,000। 150 इंटू 40 पर क्विंटल, 6,000। तो टोटल हो जाएगा 14,000। अच्छा, कॉस्ट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ये वेटेज के हिसाब से, फिजिकल वेट के हिसाब से। तो ये हो गया, कॉस्ट कितना है, ये सेल्स वैल्यू है, कॉस्ट हम लोग का कितना है यहाँ पर 12,000 हम लोगों ने चेक किया था, ये सारा टोटल करके। तो 12,000 कॉस्ट को हमें इस रेशियो में अपोर्शन करना है। तो 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 250, 4800 माइनस 12,000 कर देते हैं, तो 7,200। तो प्रॉफिट आ रहा है पहले वाले में, दूसरे वाले में लॉस आ रहा है। तो अगर कंबाइनली देखेंगे तो प्रॉफिट ही दिखेगा, इसीलिए इंडिविजुअली भी चेक करना जरूरी होता है, ठीक है। हम लोग को सिर्फ जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करने बोला तो हम लोगों ने जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर दिया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेट और फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। फिर दूसरा बोला इन रेस्पेक्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट लेस होगा, इस तरह से करना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर बोला है ऑफ द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द वेरियस प्रोडक्ट। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग variable cost of
weight and fixed cost on the basis of contribution. Particulars A B टोटल। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। ये जो पैटर्न है इसे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। सेल्स हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है 8000 और 6000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने बोला है, क्वेश्चन में ही बोला है। देखो फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिस पे, यानी 100 और 150 के बेसिस पे। वेरिएबल कॉस्ट कितना है यहाँ पर चेक करते हैं, 2000 का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। 2000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 250, 800 नहीं गलत हो गया, 2000 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100, 800। ओ वेरिएबल कॉस्ट तो सिर्फ 2000 नहीं है, सॉरी एक गलती हो गया। देखो वेरिएबल कॉस्ट में तो मेटेरियल लेबर भी आएगा, फिक्स्ड ओवरहेड के अलावा सारा ही वेरिएबल है। वेरिएबल ओवरहेड तो वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल होता है, ठीक है। जिसको हम लोग पर यूनिट काउंट कर सकते वही तो वेरिएबल है ना। तो ये हो गया 10,000, 10,000 होना चाहिए, 10,000। 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200, 250, 4000। तो ये हो जाएगा 6000। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। 4000 कुछ भी नहीं मिला, यहाँ पर टोटल में भी 4000 आ गया कंट्रीब्यूशन। अब लेस करना पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना कितना हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट जो है टोटल में तो 2000 है, तो टोटल कॉलम में 2000 लिख देंगे। ये टोटल कॉलम है एकदम लास्ट में, यहाँ पर लिख देते हैं 2000। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अब फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे लगाने के लिए बोला, इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द वेरी। जो प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन आएगा वहीं पर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करके दिखाएंगे। तो ए में आया है तो ए में दिखाएंगे, वही बोला है करने के लिए। तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दिया, टोटल में ये चला गया। तो इसका आ जाएगा 2000। ये पहले से कितना था इसमें, 4000, 4000 माइनस 2000, 2000 बच रहा है। ये तो पहले ही जीरो हो गया था, और यहाँ पर बचा 2000, 4000 माइनस 2000, 2000 हो जाएगा। ये हो गया प्रॉफिट। अच्छा थर्ड मेथड क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग वैल्यू ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ए बी टोटल particulars, sales 8000, 6000। ये पहले ही कैलकुलेट किया था हम लोगों ने 14,000। अच्छा टोटल कॉस्ट जो है उसे हमें अपोर्शन करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल कॉस्ट रेशियो हो जाएगा 8:6, ठीक है। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 8,
6,015 हो रहा है क्या? नहीं 14 हो रहा है। 12,000 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 8, 6,857 माइनस 12,000 कर लेंगे, 5,143 प्रॉफिट। $857 8,000 माइनस 6,857 1,143 ये प्रॉफिट हो गया। तो 3 अलग अलग मेथड से हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने बोला था, हो गया। छोटा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको पहले करवा दिया, ठीक है। अच्छा, और ये वाला एक क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 44, इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट पी बाई प्रोडक्ट ए एंड बी ऑल्सो इमर्ज। पी मेन प्रोडक्ट है, उसके साथ बाई प्रोडक्ट ए भी प्रोड्यूस हो गया। द जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अमाउंट 1,19,550, ये जॉइंट कॉस्ट है। ऑल द थ्री प्रोडक्ट आर प्रोसेस्ड फर्दर आफ्टर सेपरेशन एंड सोल्ड एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। मतलब सारे प्रोडक्ट में खर्चा किस चीज का किया गया है? आफ्टर सेपरेशन का खर्चा सारे में किया गया है, चाहे वो मेन प्रोडक्ट हो बाई प्रोडक्ट हो। उसके बाद उसे सेल किया गया, सेल का डेटा दे दिया है 90 60 40, कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर आफ्टर सेपरेशन 6,000 5,000 4,000, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ये दे देती है। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस आर 10% ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का 10% है फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस of sales which are apportioned to the three product in the ratio of 20:40 यानी 2 मतलब 1:2 1:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जो सेलिंग एक्सपेंसेस होगा। सेलिंग एक्सपेंस इस क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है 10% ऑफ टोटल कॉस्ट। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू द मेन प्रोडक्ट एंड टू बाई प्रोडक्ट। दो बाई प्रोडक्ट और एक मेन प्रोडक्ट में किस तरह से जो फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब सॉरी जो जॉइंट कॉस्ट है वो अपोर्शन होगा, ये वाला ये कैलकुलेट करना है। इफ बाई प्रोडक्ट ए इज नॉट सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग, अगर बाई प्रोडक्ट ए को फिर से प्रोसेस नहीं करते हैं एंड सेट सोल्ड पॉइंट ऑफ सेपरेशन, मतलब एक बार प्रोसेस होने से जो ऑटोमेटिकली वो प्रोड्यूस हुआ उसी सिचुएशन में अगर बेच देते हैं तो मार्केट में इतने में बिकेगा विदाउट इनकरिंग एनी सेलिंग एक्सपेंस। वुड यू एडवाइज इट्स डिस्पोजल एट दिस स्टेज? क्या हम लोग को इसी स्टेज पे से बेच देना चाहिए? इसके बारे में बताने बोला है, ठीक है। देखो कैसे होगा। इलस्ट्रेशन 44, पहले हम लोग जॉइंट एक्सपेंस को अपोर्शन करेंगे। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ शेयर ऑफ जॉइंट एक्सपेंस, पर्टिकुलर्स मेन प्रोडक्ट पी बाई प्रोडक्ट ए बाई प्रोडक्ट बी और टोटल। तो हम लोग सेल्स दिया हुआ है तो रिवर्सल कॉस्ट मेथड से कर सकते हैं। जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग हमेशा रिवर्सल कॉस्ट मेथड ही यूज करेंगे। तो सेल्स वैल्यू देखो 90 60 40, ये वाला बंद कर देता हूँ। 90 60 40 मतलब 1,90,000, ये दोनों मिला के 1,00,000 और 1,90,000। अब यहाँ से लेस कर देंगे प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट पता चलेगा। अब टोटल कॉस्ट में सारे कॉस्ट को धीरे धीरे लेस करते जाएंगे। प्रॉफिट कितना है? 25%, सेल पे 20% और 15%, तो 90,000 का 25%, 22,500 लेस करने पे आएगा 67,500। 20% और 15%, 20%, 48,000। 15%, 6,000।
34,000। तो टोटल कितना हो जा रहा है? 22,500, 12,000, 6,000, 40,500 लेस करने पे 1,49,500। ये हो गया टोटल कॉस्ट। अब यहाँ से माइनस करेंगे सबसे पहले सेलिंग एक्सपेंस। ये एक्चुअली क्या होता है, इसको अगर हम लोग बोले तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, क्योंकि कॉस्ट शीट सोचो, कॉस्ट शीट में सेल्स में प्रॉफिट ऐड होने के पहले जो रहता है वो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ही रहता है, जिसको हम लोग टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब सेल्स देखो कितना है, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है, 10% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना आया, टोटल कॉस्ट ये वाला आया, ये यहाँ पर 1,49,500, इसका 10% सेलिंग एक्सपेंस है, तो यानी कि 14,950 ये सेलिंग एक्सपेंसेस है। अब ये इसका 2:4:4 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो 14,950 डिवाइडेड बाई ये हो गया 244, मतलब 122, मतलब 2 2 4 1 5 डिवाइडेड बाई 5 करने पे 2,990 पहला वाला, दूसरा इंटू 2 करने से ही आ जाएगा, दोनों में सेम हो जाएगा, सेम रेशियो है 5,980 5,980। लेस कर देते हैं 28,000, 20, 42,020, 64,510, 1,49,500, 1,34,550। ये आ गया कौन सा कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन कॉस्ट जो भी है वो माइनस करने से हमें पता चल जाएगा कितना बच रहा है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में कोई कॉस्ट है हमारे पास, सेपरेशन कॉस्ट है 6,000, 5,000, 4,000, लेस सेपरेशन कॉस्ट 6,000, 5,000, 4,000, मतलब 15,000 माइनस कर लेते हैं 1,34,550 ये लिखा हुआ है मेरा, ये हो जा रहा है हम लोग का माइनस 15,000, ये हो गया 1,19,550। अच्छा ये वाला 28020 माइनस 4,000, 24,020, 5,000 लेस होगा, 40,2020 माइनस 5,000, 37,020, 64,510 माइनस 6,000, 58,510। ठीक है, ये बचा हुआ कॉस्ट जो है यही जॉइंट कॉस्ट, क्योंकि और किसी कॉस्ट का हमें नाम नहीं पता, तो ये बचा हुआ कॉस्ट हो गया जॉइंट कॉस्ट, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट का शेयर। अच्छा अब हमें ये बताना है, इसमें और एक क्वेश्चन बोला था, बाई प्रोडक्ट ए इज नॉट सब्जेक्टेड टू फर्दर प्रोसेसिंग। अगर ए को फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं और उसे स्प्लिट अप पॉइंट पे बेच देते हैं तो वो 58,500 में बिक जाएगा। तो इसका आंसर लिख लेते हैं, सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट सेल a product if a product is sale at split of point, तो कितना 58,500 हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बोल रहा है विदाउट इनकरिंग एनी सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस का यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन बाकी खर्चा तो होगा, जैसे कि जॉइंट कॉस्ट, कुछ हो ना हो जॉइंट कॉस्ट तो होगा, क्योंकि अगर स्प्लिट अप पॉइंट पे बिकेगा तो सेपरेशन कॉस्ट तो नहीं होगा। सेपरेशन कॉस्ट मतलब क्या होता है, स्प्लिट अप पॉइंट पे प्रोड्यूस्ड होने के बाद का कॉस्ट, तो वो हमारा नहीं लगेगा, सेलिंग एक्सपेंस नहीं लगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है नहीं। सेलिंग एक्सपेंस लग सकता था बट नहीं लगेगा, क्वेश्चन में बोल दिया। तो अगर इसको हम लोग एक बार प्रोसेस होने के बाद ही अगर बेच देते हैं 58,500 में, ठीक है, ये बिक जाएगा,
और यहाँ से हम लोग जॉइंट कॉस्ट ए का माइनस अगर कर देते हैं, जॉइंट कॉस्ट ए का कितना है, $58,510 दिया है, 10 रुपए ज्यादा हो जाएगा। एक सेकेंड, सेलिंग एक्सपेंस 1,19,550 ये आया था मेरा। आया तो है। एक सेकेंड, इसको क्या किया है इन्होंने, ये आंसर नहीं समझ में आ रहा है मुझे। सेल्स एट स्प्लिट ऑफ ए 58,500, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, विदाउट इनकरिंग एनी सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस नहीं इनकट करना है, ठीक है। अच्छा, तो फिर ज्वाइंट कॉस्ट तो इनकट होगा, ज्वाइंट कॉस्ट तो आ रहा है 58,510। ओ ये पी है, सॉरी मैंने गलत देखा, अच्छा यहाँ पर देख लेना चाहिए था मुझे, ए बोला है ना, तो ए का ज्वाइंट कॉस्ट है ये वाला, ये 37,020। तो ज्वाइंट कॉस्ट लेस करने के बाद प्रॉफिट हो जाएगा 21,490 प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर हम लोग फर्दर प्रोसेस वोसेस करने के बाद बेचते हैं तो इसमें हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर प्रॉफिट हो जा रहा है 12,000, ठीक है, जबकि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 21,400। अच्छा, तो क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर लिखा है इट इज बेटर टू सेल बाई प्रोडक्ट ए एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बिकॉज इट गिव्स मोर प्रॉफिट 21,480। अगर हम लोग फर्दर प्रोसेस के बाद बेचेंगे तो 12,000 ही मिलेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज बेटर टू सेल बाई प्रोडक्ट ए एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट as it provide profit 21,400 in that point, which is higher than the profit earned, that is कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 12,000, that is 12,000 if sale after split of point, after split of point and incurring selling and after separation cost। तो हम लोग को यहाँ पर ही बेच देना चाहिए अगर हम लोग बेच पाते हैं तो, क्योंकि इससे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। जबकि आफ्टर सेपरेट करने में जो भी खर्चा इनकर्ड हो रहा है उसके बाद जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट तो हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है, लेकिन काफी कम हो रहा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है। कहाँ 21,480 और कहाँ पर 12,000, मतलब लगभग डबल, ठीक है। ये वाला एक है 43, 43, 42, 41, ठीक है। ये जो है 41, 42, 43 ये एक ही जैसा है, ठीक है। इसमें कंपेयर करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कंपेयर करके करना पड़ेगा। और ये वाला किया क्या हम लोगों ने, अच्छा चलो ये वाला कर लेते हैं 40, लास्ट हम लोगों ने शायद ये वाला किया 39 तक किया, 39 तक किया, चलो 40 वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इन ए फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग joint product of two varieties, the following data are extracted from the book. Sales of product X and Y 7,50,000, direct material 2,25,000,
और डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ओवरहेड 150% ऑफ लेबर फिक्स्ड ओवरहेड. द एनालिसिस ऑफ सेल्स रेवेन्यू रिवील्स दैट द परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज परसेंटेज ऑफ सेल्स, मतलब प्रोडक्ट एक्स कितना परसेंट सेल हो रहा है ये बता दिया. ठीक है, परसेंटेज में बताया. मैनेजमेंट contemplates to process further joint products so that they could be sold at higher rates. Facilities for these are available. The additional expenditure for the further process and total sales anticipated at higher selling price. बोल रहा है कि additional expenditure for the further process, मतलब further process करने पे जो भी additional expenditure होगा, ठीक है, वो क्या है, बोल रहा है कि and total sales anticipated at higher selling price तो are given below. तो जो सेलिंग प्राइस है उससे ज्यादा में हम लोग बेच सकेंगे. मेक रिकमेंडेशन प्रेजेंटिंग द इफेक्ट ऑफ द प्रपोजल. तो ये जो प्रपोजल हमें मिला है इसका इफेक्ट का हमें बताने बोल रहा है कि ऐसा प्रपोजल हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. ठीक है, तो देखो कैसे होगा. अच्छा, यहाँ पर ये और एक डेटा भी दिया है वो भी पढ़ लेते हैं. यहाँ पर सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, एडिशनल मटेरियल, एडिशनल डायरेक्ट लेबर, मतलब फर्दर प्रोसेस करने पे खर्चा. illustration 40. यहाँ पर लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स. क्या नाम था प्रोडक्ट का, एक्स और वाई, और टोटल एक्स वाई और टोटल. यहाँ पर लिखेंगे सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल्स वैल्यू हमें दे रखा है 6 लाख, 3 लाख, टोटल में 9 लाख. सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. स्प्लिट ऑफ पॉइंट में अगर बेचेंगे तो सेल्स वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल 7.5 लाख बता रहा है. टोटल में हमें इंडिविजुअली पता करना पड़ेगा कि इंडिविजुअली कितना होगा. ठीक है, अच्छा ये हम लोग देखते हैं कितना होगा. अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा एक बार देख लो कि सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, ये एक्स का परसेंटेज बता दिया 66 एंड 2/3 बता दिया है. ठीक है, तो फिर वाई का कितना हो जाएगा, 66 एंड 2/3 मतलब कितना होता है, 7,50,000 इंटू 2/3 होता है. एक्चुअली 66 एंड 2/3 का मतलब 2/3 ही हो जाएगा. देख लो 66 इंटू 3 प्लस 2, ये हो गया 200/3. ये परसेंटेज में है. ठीक है, तो 200/3% मतलब 200/3 इंटू 1/100, क्योंकि परसेंटेज मतलब ये डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, तो ये हो गया दो, 2/3 हो जाएगा. तो 7.5 लाख का 2/3. साढ़े 7 लाख का 2/3 5 लाख. और ये हो गया 2,50,000. अच्छा, तो यहाँ पर देखते हैं इंक्रीमेंटल सेल कितना होता है, क्योंकि हमें कंपैरिजन बोला है कि किस तरह का सेल करना चाहिए, फर्दर प्रोसेसिंग या स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे. इंक्रीमेंटल सेल्स वैल्यू कितना बढ़ रहा है, इसके केस में 1 लाख हो रहा है, इसमें हो रहा है 50,000, इसमें हो रहा है 1,50,000. अच्छा, अब इंक्रीज सेल तो इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद अगर हम लोग बेचना चाहेंगे तो हमें फर्दर प्रोसेस का जो भी कॉस्ट है वो बेयर करना पड़ेगा. फर्दर प्रोसेसिंग में ये आ जाएगा, मटेरियल आ जाएगा, लेबर आ जाएगा, और वेरिएबल ओवरहेड भी काउंट करना पड़ेगा, जो कि 150% ऑन लेबर है, क्योंकि ये हम लोग को यहाँ पर दिया नहीं है, क्योंकि वो लेबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना. तो यहाँ पर पहले क्या बोला था, पहले बोला था कि एक्स और वाई को अगर हम लोग बेच देते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही तो 7.5 लाख रुपए टोटल हो जाएगा, जिसमें एक्स का इतना परसेंट है. तो वाई का हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया और इतना खर्चा करना पड़ेगा विथ फिक्स्ड ओवरहेड. अब इसी चीज को अगर हम लोग फर्दर प्रोसेस करके बेचते हैं तो क्या हो जाएगा, तो फर्दर प्रोसेस करके बेचने से सेल्स पता चल गया. अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे. इंक्रीमेंटल
कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट अलग से लगाना पड़ेगा अगर आफ्टर सेपरेशन करते हैं। तो पहला हो गया मेटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। तो मेटेरियल में क्या क्या है देखो, दे ही दिया है 50,000, 20,000, 70,000। ट्वेंटी और 8, 28। वेरिएबल ओवरहेड हो जाएगा 150% ऑफ लेबर। तो 20,000 का 150%, 30,000, 12,000, 42,000। ठीक है, तो ये खर्चा और भी करना पड़ेगा। मान रहे हैं कि सेल 1 लाख बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे करेंगे तो 5 लाख ही मिलेगा, अगर फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो 6 लाख। 1 लाख हमारा सेल वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन इस सेल वैल्यू को पाने के लिए हमें और भी खर्चा करना पड़ेगा। कितना? 50,000, 20,000, 30,000। तो 1 लाख तो खर्चा करना पड़ेगा। 1 लाख ही मतलब बात तो बराबर हो गया ना। अगर हम लोग फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे 6 लाख मिलेगा, लेकिन फर्दर प्रोसेस करके बेचने के लिए हमें और भी 1 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग का प्रॉफिट कितना बचेगा? फिर प्रॉफिट इक्वली बच रहा है, क्योंकि देखो कंसेप्ट क्या हुआ कि अगर हम लोग 5 लाख पे बेचते हैं और 6 लाख पे बेचते हैं तो हम लोग का सेल 1 लाख ज्यादा दिख रहा है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर हम लोग फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं। फर्दर प्रोसेस करने का एक कॉस्ट होता है। कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है? मेटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है। तो कॉस्ट भी इक्वल है, तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन अराइज हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हो रहा है? 20,000, ये हो गया 20,000, 40,000। तो यहाँ 10,000। फिर भी ये हम लोग फर्दर प्रोसेस करेंगे तो बेनिफिट है, क्योंकि सेल जो बढ़ रहा है उसमें से सेल जिस वजह से बढ़ रहा है, जो खर्चा करने के बाद, वो खर्चा पे करने के बाद भी और भी हमारे पास पैसा बच जाएगा, तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल सिचुएशन होगा। और ये वाला देखो 70,000, 28 और 42, ये हो गया टोटल 1,40,000। तो 10,000 यहाँ पर भी हम लोगों का प्रॉफिट बच जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को कमेंट करना पड़ेगा कि कौन सा हमें प्रपोजल कैसा एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, मतलब कौन सा प्रपोजल ले। तो ये जो है हम लोग फर्दर यही बोलेंगे कि प्रोडक्ट वाई जो है हम लोग फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो टोटल वाला है, वाई का टोटल ही दिख रहा है। वाई को हम लोग फर्दर प्रोसेस करेंगे तो इसमें बेनिफिट है, जबकि एक्स को नहीं करना चाहिए। इट इज रिकमेंडेड to further process product Y as there is an incremental profit 10,000, whereas product X not be further processed as there is no additional प्रॉफिट। क्योंकि एडिशनल प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा है, बात एक ही जैसा हो रहा है। अगर हम लोग 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे तो 1 लाख रुपए सेल वैल्यू बढ़ जाएगा, तो फिर कोई फायदा है क्या? हम लोग स्प्लिट अप पॉइंट पे बेच देंगे, क्योंकि इसमें तो मेहनत ज्यादा होगा और बेनिफिट वही मिलेगा जो हम लोग स्प्लिट अप पॉइंट पे बेचने पे भी मिल रहा था। आफ्टर स्प्लिट अप पॉइंट बेचेंगे तो 1 लाख का खर्चा एडिशनल करेंगे और जो प्रॉफिट का सिचुएशन है वो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग ये वाला प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे, जबकि वाई को फर्दर प्रोसेस करेंगे, क्योंकि उसमें 10,000 का बेनिफिट हमें दिख रहा है। अब ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया, इस ऐसा ही क्वेश्चन है 41 और यहाँ पर है 42। ठीक है, ये 41, 42 में हमें यही पूछा जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट को हमें फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। 42 और 43 ऐसा 3 तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन इस तरह का है। ये देख लेते हैं, ये वाला हम लोगों ने कर लिया। बस 3 क्वेश्चन बाकी है, तो ठीक है वो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। एक ही जैसा है 3 क्वेश्चन, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज यहाँ तक ही करते हैं।